टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 22 दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदी न्यूज़पेपर में कवर्ड है। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी साथ साथ में सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं। अब सबसे पहले फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आई है जहाँ पे अभी 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जहाँ पे कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात वगैरह की गई है। तो ये क्यों, इसमें क्या बात की गई है, तो आपको पता होगा कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जीएसटी अभी उस पर ज़्यादा बढ़ गई थी, राइट। तो उसी को सेटल करने के लिए ये सारी मीटिंग वगैरह कंडक्ट की गई थी, या कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो टैक्स रिजीम से रिलेटेड चीज़ें थी उस पे। तो यहाँ पर्टिकुलर इस जो इमेज है इससे बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि गिफ्ट वाउचर टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आ सकती है ऑप्शन में कि जीएसटी के अंदर गिफ्ट वाउचर भी टैक्सेबल है, ठीक है। तो याद रखेंगे गिफ्ट वाउचर टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, तो यहाँ यही सब बात की गई है कि जो यूज्ड कार है उस पर भी टैक्स लगेगी 12% से 18% इस पे टैक्स लगेगी अब। और जो फोर्टिफाइड राइस हैं उन सारी चीज़ों पे जीएसटी को घटा दिया गया है। ये यही सारी चीज़ें बात की गई हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है जीएसटी काउंसिल प्रीलिम्स के लिए उसे देखेंगे, और मेंस में भी इसकी हिस्ट्री वगैरह या कैसे इसे इस्टेब्लिश की गई है ये सब अगर आती है तो आप लिख सकते हैं, राइट। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे क्यों लाई गई थी, ताकि जो भी डिसीजन और रिकमेंडेशन होगी उसे सेटल किया जा सके यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ताकि अच्छे से जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस हैं इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है, फ्रूटफुलनेस में। अब ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, तो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में, रूल्स रेगुलेशन को बनाने में, और गवर्न भी करने के लिए जो जीएसटी सिस्टम चल रही है इंडिया में उससे। बढ़ेंगे आगे। अब 101 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2016 में लाई गई थी, जिसके द्वारा नई टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, राइट। और इसी अमेंडमेंट के अंदर एक आर्टिकल को इंसर्ट किया गया जिसे आर्टिकल 279A के नाम से हम जानते हैं। अब इसी आर्टिकल के तहत पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो कंस्टिट्यूट कर सकते हैं जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ठीक है। तो यही आर्टिकल से जीएसटी काउंसिल आई है, यही आपको याद रखनी है 279A। अब हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन हो इसके कौन होते हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो मेंबर जो भी जीएसटी काउंसिल के अंदर है यानी स्टेट्स, वो खुद एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके डिसाइड करके एक मेंबर को नॉमिनेट करते हैं जो कि बनते हैं वाइस चेयरपर्सन। और उस कितने टर्म के लिए वो इंडिविजुअल वाइस चेयरपर्सन रहेंगे वो भी डिसाइड मेंबर्स के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा यानी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा कौन कौन मेंबर हैं, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू या फिनेंस, ठीक है। मिनिस्टर इन इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, या कोई ऐसी और मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के भी चेयर पर्सन इसके अंदर होते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर, जो कि परमानेंट इनवाइटी हैं जिनके पास नॉन वोटिंग पावर होती है, ठीक है। और यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ठीक है, वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसकी कंपोजिशन। थोड़ी बहुत और जानकारी देखेंगे तो जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई से भी पर्टिकुलर टॉपिक या कोई सी भी रिकमेंडेशन को अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए वोटिंग होती है। अब वोटिंग कितनी मेजोरिटी में होनी चाहिए, तो कम से कम 3/4 होनी चाहिए, ठीक है। तो 3/4 मेजोरिटी में अगर कोई सी भी डिसीजन पास हो रही है उसे ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। 3/4 वोटिंग वोट की वेटेज है, ठीक है। दूसरी चीज़, कोरम की बात की जाए तो कम से कम 50% होनी चाहिए, यानी जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उसकी 50% अगर मेंबर्स प्रेजेंट हैं, राइट, काउंसिल में, तब जाके जो मीटिंग है उसे कंडक्ट किया जाएगा। तो कोरम मतलब क्या होती है, तो एक टाइप की अटेंडेंस आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब फ्रंट पेज पे ही ये न्यूज़ आई है जहाँ पे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यानी 18th इसकी एडिशन को रिलीज़ किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे अभी, और थोड़ी बहुत क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई हैं उसे हम देखेंगे। तो यहाँ आप हेडिंग में देख सकते हैं कि 25% इंडिया की टोटल एरिया है वो ग्रीन कवर में है अभी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज़ हुई है फॉर ग्रीन कवर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को देखेंगे, फिर जो रिपोर्ट में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसे देखेंगे। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे फाउंड की गई थी 1981 में, जिसकी हेडक्वार्टर्स देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है।
ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? तो जाहिर सी बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। काम क्या करती है ये? तो नाम से ही समझ सकते हैं, फॉरेस्ट की सर्वे वगैरह करती है, डेटा कलेक्ट करती है, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट की रिसोर्सेज वगैरह हैं उस चीज़ को ये मॉनिटर करती है, ठीक है। और सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट वगैरह को इम्प्लीमेंट करनी है, उस चीज़ पे भी ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की मैनेजमेंट, कंजर्वेशन वगैरह करती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट से ही ये कंसर्न रखती है। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये सक्सेसर है प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, PISFR, ये आपको याद रखनी है। और इसे बनाई गई थी 1965 में स्पॉन्सरशिप के साथ, यानी इंडिया और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन तीनों ने मिल के ऐसी एक फॉरेस्ट रिसोर्स यानी इस जो ये जो प्रोजेक्ट है प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, इसे इनिशिएट किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। और यही सक्सेसर है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बढ़ेंगे आगे। अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखेंगे। ये सबसे पहले तो रिलीज़ किसके द्वारा की जाती है? तो इसी के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिलीज़ होती है, ठीक है। और 17th बाइनियल असेसमेंट हुई थी 2011 में, सॉरी 2021 में, और अभी 2023 में इसकी 18th बाइनियल असेसमेंट है, ठीक है। तो 18th ये रिपोर्ट आई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहली एडिशन कब रिलीज़ हुई थी? तो 1987 में इसकी रिलीज़ हुई थी। अब बढ़ेंगे आगे। क्या क्या चेंजेस हुई हैं? तो 2021 की असेसमेंट यानी 17 असेसमेंट में के हिसाब से उसके कंपैरिजन में अभी 18th असेसमेंट में क्या बताएगी कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर बढ़ी है, ठीक है। तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर की फॉरेस्ट यहाँ इंडिया में इंक्रीज हुई है। और स्टेट की बात की जाए तो तीन टॉप स्टेट कौन है जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है या ट्री कवर है? तो वो है मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, और फिर है महाराष्ट्र। और मैंग्रोव्स के बारे में भी बात की जाती है वगैरह, ठीक है। तो मैंग्रोव्स की कवर को बताई गई कि 4992 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव की कवर इंडिया में। और अगर ट्री कवर बात की जाए स्टेट वाइज की सबसे ज़्यादा ट्री कवर कहाँ है, ठीक है, तो है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुई है या इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। कौन रिलीज़ करता है, कितनी, कौन सी असेसमेंट अभी थी, पहली असेसमेंट कब आई थी, ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। वैसे अगर ये रिपोर्ट की बात की जाए, ठीक है, तो ये 1000 अप्रॉक्स पेज की ये रिपोर्ट है, तो इतनी बड़ी तो हम समराइज़ करने नहीं जा रहे हैं, राइट। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऊपर ऊपर से बस वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी या तो आपसे ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछेगी, या आपसे ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके बारे में पूछे। ज़्यादा डिटेल में तो मेरे हिसाब से नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, पहली कब रिलीज़ हुई है, किसके द्वारा रिलीज़ हुई है, फॉरेस्ट कवर इंक्लाइन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है फॉरेस्ट इंडिया में, ठीक है, कितने परसेंट अभी है। तो यहाँ हेडिंग में ही अभी हमने देखा कि 25% टोटल जो एरिया है वो ग्रीन कवर के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट ही वगैरह बस इन जनरल आ सकती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे आगे, और इसमें एक चीज़ और बात की गई है, तो कार्बन सिंक के बारे में बात की गई थी, ठीक है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कि 2.29 बिलियन टन्स 2005 के लेवल से कार्बन सिंक हुई है ये इंडिया की जो ग्रीन कवर है इसके वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जानकारी में थी। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, और गति शक्ति के बारे में भी बात की गई है। थोड़ी बहुत यूनेस्को की हेरिटेज साइट के बारे में बात की गई है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्या है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, ठीक है, ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। इसी को मेक ओवर करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये बात की गई थी इस आर्टिकल में कि जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी गति शक्ति के अंदर, तो इसी के फंड से ये यूनेस्को हेरिटेज जो साइट है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसको मीन्स मेक ओवर किया जाएगा। जो भी रिपेयरिंग वगैरह थी वो सारी चीज़ें, या कुछ और इनिशिएटिव इसमें ऐड वगैरह की जाएगी, ठीक है। तो यही है न्यूज़ में। तो सबसे पहले हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर पीएम गति के बारे में देखेंगे, और कौन कौन सी रेलवे वाली चीज़ें हैं जो कि यूनेस्को के अंदर है उसे देखेंगे। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये क्यों लाई गई है? ताकि जो इंडियन रेलवेज हैं उन्हें मॉडर्नाइज किया जा सके, ठीक है। और कैसे? तो इंडियन रेलवे नेटवर्क के थ्रू। अब इस स्कीम का मेन इंटेंशन क्या है कि मॉडर्नाइज करने
की कोशिश की जा रही है, ठीक है, और अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। कितने स्टेशन की जाएगी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर मॉडर्नाइज? तो 1275 स्टेशन, ये याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इस स्कीम में नहीं है और न्यूज़ में है, तो इसे चेंज करके यूपीएससी पूछ सकती है। अभी लॉन्च कब हुई है अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो ये 2023 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, और कितने आउटले पे? तो 60,000 करोड़ की ये पर्टिकुलर स्कीम है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, अमृत भारत स्टेशन स्कीम मॉडर्नाइज रेलवे के लिए लाई गई है, ठीक है। कितने स्टेशन को मॉडर्नाइज की जाएगी, कब लॉन्च की गई, कितने आउटले में है, ठीक है। और ये रेलवे की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर है ये, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये नेशनल मास्टर प्लान है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। एम क्या है? तो वही कोऑर्डिनेट करनी है, प्लानिंग वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसे एग्जीक्यूशन की बात की गई है, ठीक है। ये लॉन्च कब हुई है? तो 2021 में हुई है। और गति शक्ति स्कीम ने सबसूम किया है 110 लाख करोड़ की जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये जो इनिशिएटिव है इसे, जो कि लॉन्च हुई थी 2019 में, ठीक है। तो लॉन्च कब हुई है? तो 2021 में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है, ठीक है। और इसने सबसूम किया है ये पर्टिकुलर जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जो कि 110 लाख करोड़ की जो इनिशिएटिव थी इसे, जो कि लॉन्च की गई थी 2019 में। अब पीएम गति शक्ति इनकॉर्पोरेट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो कि वेरियस मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट की है, जैसे कि भारतमाला हो, सागरमाला हो, इनलैंड वाटरवेज हो, ठीक है, ट्राई लैंड पोर्ट हो या उड़ान स्कीम वगैरह हो, इसे इनकॉर्पोरेट करती है ये स्कीम। और प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम क्या क्या कवर करती है? तो रोड करती है कवर, रेलवे करती है, पोर्ट करती है, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कवर्ड होती है पीएम गति शक्ति स्कीम के अंदर। अब हम देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कौन कौन सी इंडियन रेलवेज इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ सारी हैं, तो याद रखेंगे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कलका शिमला रेलवे, ठीक है, शिमला रेलवे, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। तो ये इनकी टाइमलाइन आप देख सकते हैं कब कब ये ऐड हुई है। तो सबसे पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को ही ऐड किया गया था। उसके बाद नीलगिरी माउंटेन, सॉरी इसे नहीं किया गया था, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को सबसे पहले किया गया था, जो कि 1999 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को ऐड किया गया, उसके बाद नीलगिरी माउंटेन्स, उसके बाद शिमला रेलवे, ठीक है। ऐसे अ, सबसे पहले कौन ऐड की गई और सबसे लास्ट में कौन ऐड की गई, ऐसे आ सकती है क्वेश्चन, क्योंकि ये तो अभी ट्रेंड में देखने को मिली है यूपीएससी में। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं, चार ही हैं, ज़्यादा है नहीं, तो याद करने की कोशिश करें इसे। अब बढ़ेंगे आगे। अब पर्टिकुलर ये एक आर्टिकल है ये जहाँ पे क्वांटम सैटेलाइट वगैरह के बारे में बात की गई है, ठीक है। और इंडिया की जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसके बारे में बात की गई है। तो हम इसी ही देखेंगे, ठीक है, इंडिया नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि आ सकती है, ये प्रीलिम्स में और मेंस में भी आ सकती है, तो थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो नेशनल क्वांटम मिशन ये कब लॉन्च हुई है? तो 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। और कितनी कॉस्ट में इसे लॉन्च किया गया है? तो यहाँ देख सकते हैं, तो 6003.65 करोड़ की आउटले पे ये मिशन को लॉन्च किया गया है। 2023 में इसे लॉन्च किया गया और 2030 तक ये इसकी टाइम पीरियड है, तो ये आप याद रखेंगे, 2030 तक ये मिशन रन करेगी। ये इम्प्लीमेंट की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है। और एम क्या है? तो साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च डेवलप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और जो वाइब्रेंट इनोवेशन सिस्टम है, इकोसिस्टम है क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसे इन्हेंस करने की कोशिश की गई है। अब मिशन के अंदर आप देख सकते हैं ये चार चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है ज़्यादा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग पे, क्वांटम कम्युनिकेशन पे, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी पे, और क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस पे। तो ये चार चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये आर्टिकल आई है क्वांटम कम्युनिकेशन पे, वैसे आई थी आर्टिकल ये, क्योंकि ये कैसे होगी? तो क्वांटम सैटेलाइट वगैरह से ही जो कम्युनिकेशन वगैरह चीज़ें हैं वो अच्छे से ब्रॉड टर्म में हो सके, इसीलिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल लाई गई थी उस चीज़ पे, ठीक है। तो नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए। अब ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन की? तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं 50 टू 1000 फिजिकल क्यूबिट्स, इसे डेवलप करनी है 8 ईयर्स के अंदर, ठीक है। और सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन भी करनी है ग्राउंड स्टेशन से लेके 200 किलोमीटर्स वाल की रेंज में, ठीक है।
विद इन इंडिया के अंदर। तो ये थोड़ी बहुत इसकी ऑब्जेक्टिव है जो पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वगैरह भी स्कीम की आ जाती है या मिशन की आ जाती है कभी कभी, इसलिए इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये इंटरनेशनल पेज पे आई है एक स्पाईवेयर है उसके बारे में, ठीक है। 2016 में बहुत ज़्यादा ये स्पाईवेयर न्यूज़ में थी, पर यूपीएससी ने नहीं पूछा था इस पे। तो इस स्पाईवेयर के बारे में जानेंगे। अब हुई क्या है कि इसराइल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पेगासस स्पाईवेयर है, ठीक है। अब ये व्हाट्सएप को व्हाट्सएप में ये पर्टिकुलरली इंड्यूस की जाती थी और व्हाट्सएप के थ्रू स्पाई वेयरिंग वगैरह की जाती थी, ठीक है। तो ये वही बात की गई है कि इसराइल की जो ग्रुप्स हैं वो लाइबल हैं हैकिंग वगैरह के लिए, ठीक है। 2016 में हैकिंग देखने को मिली थी इसकी, इसीलिए। ये बहुत पुरानी न्यूज़ है पर दोबारा द हिंदू में है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये पेगासस क्या है, तो ये आपको याद रखनी है, ये इसराइल की स्पाईवेयर है, ठीक है। अब आ सकती है कि रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे ये स्पाईवेयर है और इसराइल कंट्री की है। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे यमन ने स्ट्राइक किया है तेल अवीव पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हौती रिबिलियन के बारे में है, उसे देखेंगे। तो हौती रिबिलियन तो बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया हुआ है, राइट। तो यमन की ये है रेबेल ग्रुप हौती, ठीक है, याद रखेंगे। और ये ईरान बैक्ड ये हौती रेबेल ग्रुप्स हैं, ठीक है। और यहाँ है इसराइल कंट्री। कुछ कुछ वाटर बॉडीज़ हैं तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटी सी कंट्री देख रहे हैं, ये साइप्रस है, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ये इसराइल है जिसकी बाउंड्री शेयर होती है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से। और ये अभी जहाँ वाटर बॉडी है कि पतली सी नैरो, ये आप देख सकते हैं, ये है गल्फ ऑफ अकाबा जो कि रेड सी से कनेक्ट होती है। और गल्फ ऑफ अकाबा की बाउंड्री शेयर होती है इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया से। ये कौन सी है ये पर्टिकुलर सी है, तो ये है रेड सी है जो कि इजिप्ट इजिप्ट सूडान, इटेरिया, ठीक है, यमन, सऊदी अरेबिया। और अगर ये वाटर बॉडी से कनेक्ट होती है तो इसराइल, जॉर्डन भी है, ठीक है। तो ये है रेड सी। ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ कौन कौन सी कंट्री से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, मनामा, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। ये आपको क्यों पता होना चाहिए पर्शियन गल्फ के बारे में, क्योंकि अभी 43 ईयर्स के बाद इंडिया की तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत कंट्री को विजिट की है, ठीक है। तो अब कुवैत कंट्री पे डायरेक्टली यूपीएससी ने आप उसके पर्शियन गल्फ के बारे में आपसे पूछ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नीचे देख सकते हैं गल्फ ऑफ एडन है यमन के नीचे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ हैं वाटर बॉडीज जो पता होना चाहिए। और ये है इंडियन ओशन इधर, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। ये आज की लास्ट न्यूज़ है जहाँ पे कुछ मिसाइल और टैंक के बारे में बात की गई है कि यूनाइटेड नेशन की अथॉरिटी ने मिलिट्री सेल वगैरह की है इजिप्ट में 5 बिलियन की, और 295 मिलियन की है ताइवान में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ कुछ इसमें टैंक और मिसाइल के बारे में बात की गई थी, तो उसे देखेंगे क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि मिसाइल वगैरह भी यूपीएससी ने 2018 में पूछा हुआ था और डिफेंस वाली से भी रिलेटेड चीज़ें अब यूपीएससी में आने लगी हैं, इसीलिए। तो M1A1 अब्रामास टैंक, ये याद रखेंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। और हेल फायर मिसाइल मिसाइल ये याद रखेंगे, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स की है। क्योंकि मिसाइल क्यों याद रखनी है, क्योंकि थर्ड मिसाइल के बारे में 2018 में यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि ये कौन सी कंट्री की है, क्या ये यूनाइटेड स्टेट की है या नॉर्थ कोरिया की है या जापान की है या चाइना की है, ऐसा यूपीएससी ने पूछा हुआ था, इसलिए याद रखेंगे। हेल फायर मिसाइल यूनाइटेड स्टेट। एक ATAMAS मिसाइल को भी याद रखेंगे, ठीक है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी मिसाइल से अटैक यूक्रेन ने किया था रशिया में, जिसकी वजह से रशिया को बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पे, ठीक है। तो उस मिसाइल को याद रखें। दूसरी ये हेल फायर मिसाइल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यही है आज की न्यूज़ डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी वो आपके साथ मैंने डिस्कस करी। वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी साथ साथ में सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं कल की न्यूज़ डिस्कशन में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।